Today we are going to start the chapter of biotech unit of the class 12 zoology. So biotech unit, biotechnology. Firstly हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है. बायोटेक्नोलॉजी का मतलब वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है. बायो मतलब होता है लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब होता है टेक्निक्स, और ये मेनली लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी के सहारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस मतलब प्रोडक्ट्स बनाते हैं लार्ज स्केल में. तो वही बायोटेक्नोलॉजी होता है. यानी इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट वेरी लार्ज स्केल प्रोडक्शन. दिस इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप्स के हैं. कन्वेंशनल को ट्रेडिशनल ओल्ड भी कह सकते हैं. कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी. और दूसरा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. इस कन्वेंशनल में क्या होता है कि होल ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन में. होल ऑर्गेनिज्म और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड. जैसे कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पूरा यूज़ किया जाता है होल ऑर्गेनिज्म, डोसा, इडली, इटीसी. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है. जैसे एग्जांपल IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वैक्सीन्स, थेरेप्यूटिक ड्रग्स, इंसुलिन. अकॉर्डिंग टू EFP यानी यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ने डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का. उन्होंने दोनों ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू दोनों को कंप्राइज किया, मतलब दोनों को कंबाइन करके डेफिनेशन निकाला है. वो मतलब उन्होंने बोला है कि डेट इनकम्पासेस और इंक्लूड्स बोथ ट्रेडिशनल व्यू एज वेल एज मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी. उन्होंने डेफिनेशन ये दिया है: the integration of natural science and organisms, cells, part, theory and molecular analogues for product and services is called बायोटेक्नोलॉजी. ये यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन है. ठीक है. अब देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जीन्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है या फिर मॉडिफाई कर दिया जाता है, मतलब चेंज कर दिया जाता है. जो प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड वन इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. ठीक है. जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 स्टेप्स होते हैं. पहला रिकम्बिनेंट DNA को कंस्ट्रक्ट करना, दूसरा जीन ट्रांसफ़र करना और तीसरा जीन क्लोनिंग. ठीक है. और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब बायोकेमिकल इंजीनियरिंग. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है. इसका मतलब कि जो भी डिज़ायरेबल जीन है उसकी ग्रोथ के लिए, केवल उसकी ग्रोथ के लिए कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट अप्लाई किया जाता है, मतलब प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में फर्स्ट स्टेप था कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA कैसे बनाएंगे, तो हमें डिज़ायरेबल जीन चाहिए होगा. जो जीन हम चाहते हैं कि वो जीन ऐड करना चाहते हैं, वो जीन हम डालना चाहते हैं, तो पहले क्या करेंगे, डिज़ायरेबल जीन को हम मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से, यूजिंग मॉलिक्यूलर सीजर, डिज़ायरेबल जीन इज़ कट आउट एंड टेकन, कट कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे. ठीक है. उसको क्या करेंगे और फिर क्या करेंगे, वेक्टर लेंगे. वेक्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है. ठीक है. इससे ये क्या करता है, ये वेहिकल होता है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन आपको चाहिए उसको कैरी करके लेके जाएगा हॉस्ट के पास. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, वेक्टर में थोड़ा सा कट लगाएंगे मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से. मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से आप वेक्टर को कट करेंगे ताकि जो डिज़ायरेबल जीन चाहिए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए, उसके लिए स्पेस हो उसमें वेक्टर में ऐड कर सके, इसलिए. तो वेक्टर को कट करेंगे और उसके बाद जो डिज़ायरेबल जीन हमने काटा था मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से, मॉलिक्यूलर सीजर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, वो एंजाइम्स होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो ये कट कर लेंगे वेक्टर को और उसमें
डिजायरेबल जीन को हम ज्वाइन कर देंगे, और इन दोनों को कैसे ज्वाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू की हेल्प से। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया। अब वेक्टर के पास, ये नोट करने वाली पॉइंट है, वेक्टर के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ है, जैसे कि वो जीन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और उनके पास ORI भी होता है। ORI का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और ORI भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जीन ट्रांसफ़र, अब सेकेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब सेकेंड स्टेप जीन ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब क्या करेंगे, हमने जीन कट कर लिया, वेक्टर में भी जोड़ भी दिया डिज़ायरेबल जीन को। अब मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए रेडी है। अब उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है हॉस्ट में। तो हॉस्ट क्या होता है, हॉस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम लोग उस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, और मल्टीप्लाई होने के लिए। जैसे कि ई कोलाई हॉस्ट होता है, ठीक है, एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे हॉस्ट होते हैं, एग्जाम्पल है ई कोलाई का। तो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई में क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए को हम डाल देंगे, मतलब जीन ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद होस्ट में हमने डाल दिया। अब थर्ड स्टेप है जीन क्लोनिंग, यानी जीन इन ट्रांसफ़र मेनली ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। होस्ट क्या होता है, होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म वेयर वी इंसर्ट आवर रिकम्बिनेंट डीएनए एंड अलाउ इट टू मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल क्या होगा, ई कोलाई, इट्स ऑल। अब जीन क्लोनिंग थर्ड स्टेप, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन इन होस्ट, मतलब द एबिलिटी टू मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन इन होस्ट। हॉस्ट के अंदर जो जीन रिकम्बिनेंट डीएनए जो डाला थे उसका मल्टीपल कॉपीज़ बनना, वो जीन क्लोनिंग होता है। जैसे ये डाला था एंड ई कोलाई डिवाइड करेगा, तो उसके ये भी बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, उनके भी कॉपीज़ बनेंगे, तो इसी को जीन क्लोनिंग कहा जाता है। Note: traditional hybridization techniques like in plant or animal breeding uses desirable as well as non-desirable gene. In genetic engineering using molecular scissors, only desirable genes can be utilized. जो पुराने तरह से हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, जो पुराने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो थे प्लांट में और एनिमल ब्रीडिंग में, वो डिज़ायरेबल के साथ नॉन डिज़ायरेबल जीन भी जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ करके केवल हम डिज़ायरेबल जीन का ही यूटिलाइज़ करते हैं, नॉन डिज़ायरेबल जीन का कोई काम नहीं है। लेकिन पहले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स में डिज़ायरेबल जीन एज वेल एज नॉन डिज़ायरेबल जीन, जो जीन चाहिए और जो नहीं चाहिए वो साथ दोनों को ही यूज़ करना पड़ता था। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता है। मॉलिक्यूलर सीजर्स ने बहुत काम आसान कर दिया। जो डिज़ायरेबल जीन्स है उसको आप कट करो, वेक्टर में ऐड करो, फिर जीन को ट्रांसफ़र करो, फिर मल्टीपल जीन को क्लोनिंग, थर्ड स्टेप, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए, पहला रिकम्बिनेंट डीएनए का हिस्ट्री, मतलब वो कैसे हुआ था। तो पहला रिकम्बिनेंट डीएनए जो था वो 1972 ईयर में हुआ था। ट्रिक है 7 और 2 9, तो यहाँ पे 9 हो गया और एक अपने से लगा दो। तो 1972 ईयर में पहला रिकम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट हुआ था। कौन किया था भाई, तो स्टेनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने किया था, ठीक है। स्टेनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर, उन्होंने कैसे किया था, दे डिड दिस बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द नेटिव प्लाज्मिड सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। उन्होंने लिंक करके और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज़ करके किसमें, नेटिव प्लाज्मिड सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से मतलब किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, इसका ये वेक्टर है, तो इसका आप निकाल लो प्लाज्मिड, उसको कट कर लो मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से। मॉलिक्यूलर सीजर मेनली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसमें से आप डिज़ायरेबल जीन को कट कर लो, डिज़ायरेबल जीन को कट करके और इस वेक्टर में जोड़ दो और फिर ई कोलाई में डाल दो, होस्ट में।